हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एकेडमी उत्थान। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में और ये आज वैदिक सभ्यता का लास्ट क्लास है। तो आप लोग मस्त एंजॉय कीजिए। आज पूरा आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर जो एंशिएंट हिस्ट्री का था वो ख़त्म हो चुका है। तो देखिए आज देखते हैं क्या है इसमें, हमें क्या पढ़ना है। तो हमने पढ़ा था कि जो वैदिक सभ्यता थी ये दो भागों में विभक्त था। दो भागों में विभक्त क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताई थी। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, एक बार फिर से हम सारी बातों को रिकॉल कर लेते हैं चूँकि ये लास्ट क्लास है तो इसीलिए। तो हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता में कि वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो लगभग 1500 से लेकर 600 BC तक था, जिसमें कि लगभग 1000 BC के आसपास लोहे धातु की खोज हुई। चूँकि इससे पहले लोग कांसा, तांबा, टीन इन सब का उपयोग करते थे जो कि उतने हार्ड नहीं होते थे, यानी ये धातु उतने हार्ड नहीं होते थे कि इसका उपयोग बढ़िया बढ़िया औजार या फिर कह लीजिए कि मशीन बनाने के काम में आए। तब फिर 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई है। जब लोहे की खोज हुई तो इस लोहे ने पूरे समाज को ही परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज से कृषि की एक नई पद्धति का जन्म हुआ, जिसमें कि लोग व्यापार वाणिज्य करने लगे, उद्योग की स्थापना हो गई, लोगों के पास जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हो गई। और अर्थव्यवस्था वो कुंडली है, अर्थव्यवस्था वो हथियार है जिसके माध्यम से कि सभी क्षेत्रों को मजबूत किया जा सकता है। तो इसीलिए जब लोहे की खोज हुई तो सब कुछ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया। तो उसी समय क्या हुआ कि उसी वजह से समाज दो भागों में विभक्त हो गया। समाज कितने भागों में? दो भागों में विभक्त हो गया। एक पूर्व वैदिक काल यानी कि लोहे की खोज से पहले 1500 से लेकर 1000 BC तक पूर्व वैदिक काल में बट गया, और दूसरा बट गया उत्तर वैदिक काल में जो कि लगभग 1000 BC से लेकर 600 BC तक था। तो आपने देख लिया। और दोनों की जो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक सब अलग अलग हो गई थी, क्योंकि पहले का अलग हो गया था और बाद में जब विकास हुआ, लोहे आए तो अलग हो गई दोनों की व्यवस्था। तो इसीलिए हम उसमें अलग अलग पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को। तो पूर्व वैदिक काल तो हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल, जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या था आर्थिक जीवन में। तो आर्थिक जीवन में प्रमुख व्यवसाय में हमने देखा कि पशुपालन पहले था और अब खेती हो गई थी प्रमुख व्यवसाय। इसके अलावा हमने देखा कि दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। फिर उद्योग धंधों के बारे में हमने पढ़ा कि उद्योग धंधे का विस्तार हुआ क्योंकि कृषि का विकास हुआ, विदेशी व्यापार बढ़े, जहाँ पहले आंतरिक व्यापार हो रहे थे वहाँ विदेशी व्यापार होने लगे। मुद्रा की खोज यानी कि सिक्के की खोज नहीं हुई थी, लेकिन कुछ कुछ मुद्रा का इकाई का नाम मिलता है जिसमें कि निष्क और शतमान थे। इसके अलावा हमने नगरीकरण के प्रभाव को देखा कि किस तरह से नगरीकरण बढ़ा। फिर हमने सामाजिक जीवन में देखा कि किस तरह से परिवार, एक छोटा सा जो इकाई था वो फिर परिवार से लेकर ग्राम तक आया, देश जन, फिर बड़ा होकर वो जनपद बन गया। उसके अलावा समाज का स्वरूप हमने देखा कि संयुक्त परिवार था, पितृसत्तात्मक समाज था। वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि पहले वर्ण व्यवस्था जो थे वो व्यवसाय आधारित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर ये जन्म आधारित हो गए। फिर हमने गोत्र उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र की उत्पत्ति हुई, साथ ही आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये कुछ आश्रम व्यवस्था थे। फिर हमने स्त्रियों की स्थिति में गिरावट पढ़ी कि किस तरह से पहले ऐसा था और फिर कैसा हो गया। उसके अलावा दास प्रथा, भोजन, मनोरंजन, इसके बारे में पढ़ा। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक नई विवाह जो कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह थे, इसकी शुरुआत हुई, तो इसके बारे में पढ़ा। तो आपने अगर ये दिन पीछे वाला बैक वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा एंशिएंट, इतना अच्छा कह लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हिस्ट्री है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, अगर आप पढ़ना इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है ये चीज़ें, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा उसे। और आज अब हम देखते हैं कि इसकी राजनीतिक जीवन कैसी थी, यानी कि यहाँ का जो प्रशासन कैसा था। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रशासन होता है, तो इस प्रशासन का स्वरूप कैसा था, ये व्यवस्था कैसी थी, तो आज हम इसमें राजनीतिक जीवन में देखेंगे। तो आपने पढ़ा था कि जो जन था, यानी कि जन जो था, समूह, जन वैसे आमतौर पर लोग को कहते हैं, लोग को जन कहते हैं। तो ये जो जन था जिसका कि राजा, हम लोगों ने राजन के बारे में पढ़ा था कि इसका जन का एक राजा होता था जिसे राजन कहते थे। तो ये जो जन था, ये जन
जन धीरे धीरे वृद्धि होने लगा, यानी कि इस जन की समूह में संख्या में वृद्धि आई। और ये क्या बन गया, तो ये जन जो छोटी सी इकाई थी और ये उत्तर वैदिक काल में आके बन गया जनपद। उत्तर वैदिक काल में आकर क्या बन गया, तो ये जो जन की छोटी सी इकाई थी ये बड़ा हो गया और उत्तर वैदिक काल में आकर ये जनपद बन गया। उत्तर वैदिक काल में आके जनपद बन गया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जनपद बना, तो देखिए दो क्षेत्र जो थे, जैसे कि पुरु और भरत दो क्षेत्र थे, छोटे छोटे जन थे, उनको मिलाकर एक जनपद बना दिया गया। तो कौन सा जनपद बना, तो पुरु और भरत जनपद मिलकर यानी जन मिलकर कुरु जनपद बन गया। कौन सा जनपद, तो कुरु जनपद बन गया। उसके बाद देखिए जो रत्नीन थे अधिकारी, हमने रत्नीन के बारे में पढ़ चुके थे हम, तो ये रत्नीन एक अधिकारी होते थे जो कि राजा की सहायता करते थे। उसके अलग अलग अंग होते थे जो कि सुरक्षा भी प्रदान करते थे। तो ये जो रत्नीन अधिकारी थे, तो आपने जब पढ़ा था पहले कि ये जो रत्नीन अधिकारी थे या फिर राजा थे, वो सब कैसे थे, तो कमजोर थे, क्योंकि उनके पास धन नहीं था, पैसे नहीं थे, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जब लोहे की खोज हुई, कृषि कार्य होने लगे, अर्थव्यवस्था में मजबूती आई, तो ये जो राजा थे, इस राजा की शक्ति में भी वृद्धि हुई। ये तो कॉमन सी बात है कि किसी व्यक्ति के पास भी अगर अधिक पैसा हो जाएगा तो उसमें शक्ति में तो वृद्धि होगी ही, वो ज़्यादा से ज़्यादा तो शक्तियों का उपयोग करेगा है। तो राजा की शक्ति में वृद्धि हो गया। तो अब राजा क्या करने लगा कि ये जो अधिकारी रखते थे, जो सेना रखते थे, उन सबकी संख्या बढ़ा दी, उन सबको पेमेंट अच्छे से देने लगे, तो उनकी संख्या भी बढ़ गई। तो रत्नीन अधिकारी जहाँ पहले सब राजा को मिलाकर 12 हुआ करते थे और केवल रत्नीन अधिकारी 7 थे, तो ये 7 से बढ़कर 17 हो गए। ये रत्नीन अधिकारी एक अभिलेख से प्राप्त चला है कि 7 से बढ़कर 17 हो गए ये रत्नीन अधिकारी जो थे। और साथ ही क्या हुआ, तो समाज में राजा का महत्व बढ़ गया। पहले जो हमने देखा कि राजा एकमात्र मध्यस्थता का कार्य था कि छोटी सी संस्था को बस चलाना है, कबीलाई जीवन को, किसी तरह कबीलाई संस्था को। तो अब समाज में क्या हो गया कि राजा की अर्थव्यवस्था का मजबूत होने से राजा का महत्व बढ़ गया, लोग राजा को अधिक महत्व देने लगे। और इसी के साथ जब राजा को अधिक महत्व दिया जाने लगा तो राजा का जो पद था वो कैसा हो गया, तो वो अनुवांशिक यानी वंशानुगत हो गया। ये पद कैसा हो गया, ये हो गया वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा, उसका बेटा ही अब राजा बनेगा। पहले क्या होता था कि जो व्यक्ति योग्य लगते थे उन्हें राजा बनाया जाता था। जैसे कबीलाई जीवन था तो जो व्यक्ति की लगा कि हाँ हर तरह से अच्छा ये हमारे संस्था को चला सकता है तो उसे बनाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि उत्तर वैदिक काल में आकर ये जो पद था राजा का, यह पूर्णतः वंशानुगत हो गया। पूर्णतः कैसा हो गया, तो वंशानुगत, अब राजा का बेटा ही राजा बन सकता था। उसके बाद देखिए हमने 4 समितियों के बारे में यानी कि 4 संस्था के बारे में पढ़ा था, जिसमें सभा, समिति, विदत और गण थे, जिसमें हमने अलग अलग महत्व देखे थे इसके कि सभा का काम था क्या, कुलीनों की, तो समिति का काम आम लोगों की, विदत का काम जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। विदत में जो कबीलाई, एक कबीला वाले दूसरे कबीला से लड़ते थे तो जो लूटपाट का जो सामान आता था उसे बंटवारा कर लेते थे, और सबसे ओल्डेस्ट जो था वो विदत ही था। इसके अलावा गण के बारे में पढ़ा। तो ये सब क्या करते थे, तो ये सब राजा की सहायता करते थे। ये सभा, समिति, विदतगण राजा की सहायता करते थे समाज को चलाने में। लेकिन जब राजा मजबूत हो गए तो ये जो 4 समितियां, संस्थाएं आपको दिख रही, ये कैसी हो गई, तो ये कमजोर हो गए। इसका जो महत्व था समाज में ये कम होने लगा। और हमने यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति के में भी पढ़ा था कि इसमें महिलाओं को भाग लेना भी अब मना कर दिया गया था। तो इस तरह से इसकी जो महत्व था समाज में ये सब कमजोर हो गया। इसका महत्व समाज में कैसा हो गया, तो ये कमजोर हो गया अर्थव्यवस्था के जन्म से। अब देखिए अगर बात करें तो कर व्यवस्था यानी जो टैक्स थे, तो हम टैक्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में जो बलि होता था, बलि एक प्रकार का टैक्स होता था जो कि स्वेच्छा से दिया जाता था। व्यक्ति उस राजा को कर जो देते थे अपने समाज को चलाने के लिए स्वेच्छा से, यानी मेरे पास इतना हो रहा है तो इतना दे रहे। क्योंकि पहले तो लोग पशुपालन करते थे, उनका मुख्य पेशा पशुपालन था, तो उससे उतनी धन की अर्जी नहीं होती थी। तो राजा ने भी कहा था कि स्वेच्छा से ये बलि टैक्स देना है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मजबूती आई, लोग कृषि कार्य करने लगे, अधिक से अधिक धन कमाने लगे, तो राजा ने इस कर को
विस्तार कर दिया, यानी इस कर व्यवस्था का विस्तार कर दिया। और जहाँ की पहले कर स्वेच्छा से दिए जाते थे, अब नियमित तौर पर कर बांध दिया गया था, यानी कि हर व्यक्ति को इतना टैक्स देना है तो देना है। तो इस तरह से कर व्यवस्था का विस्तार हो गया। फिर अगर बात करें कि सेना एवं न्याय के बारे में, तो सेना अभी भी अस्थायी थे, चूँकि आप पहले भी देख चुके थे कि सेना कैसे थे, तो अस्थायी थे, उतना स्थायी नहीं था, राजा के पास उतनी नहीं थे, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा था कि सेना अस्थायी ही थे। और उसके अलावा न्याय की अगर बात करें तो न्याय भी अस्थायी था, खासकर लोग स्थानीय निकाय के आधार पे, यानी कि स्थानीय आधार पे ही अपने न्याय को, अपने झगड़ों को सुलझा लेते थे, वो राजा के पास कम ही आते थे। तो न्याय कैसा था, तो सेना एवं न्याय पहले की तरह ही अस्थायी था। तो यहाँ से हमने इसके राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा कि इसका राजनीतिक जीवन जो था, राजकाज कैसे चलता था। तो हमने इसमें तुलना किया कि पूर्व वैदिक काल में कैसे चलता था और उत्तर वैदिक काल में अब क्या क्या इसमें परिवर्तन आया। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके धार्मिक जीवन के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, तो धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से धर्म कर्म में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजिंग आई, ये देखने वाले हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जहाँ की पूर्व वैदिक काल में धर्म थे, अलग अलग देवता थे, देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। तो वहाँ उत्तर वैदिक काल में आकर क्या हुआ कि जो यज्ञ थे, यज्ञ और कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड का महत्व बढ़ गया। इसका मतलब ये है, आप लोगों ने समाज में देखा होगा कि जो व्यक्ति जितने अमीर होते हैं वो इतना ही दान करते हैं मंदिरों में, उस घर में, उनके घरों में लगातार कुछ ना कुछ पार्टियां होती रहती हैं, पूजे रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे अधिक हैं। एक तरफ जिसे खाना नहीं मिल रहा है तो वो क्या किसी को दान देगा, वो तो दान नहीं करने जाएंगे मंदिरों में, वो तो बस भगवान से मांगने ही जाएंगे। लेकिन जिन व्यक्ति के पास के अधिक पैसे हैं तो वो बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, हवन करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ होती थी। जब अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ तो यज्ञ बढ़ गए, यानी कि यज्ञ कार्य बढ़ गए, कर्मकांड बढ़ गए, पूजा पाठ ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा। और ऐसा हुआ क्यों? तो उसमें आपने 4 वर्णों के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो क्या करते थे, पुरोहित का काम करते थे, पूजा पाठ करवाते थे। तो जब समाज में राजा के पास, अन्य लोगों के पास पैसे बढ़े तो उन्हें अपनी भी तो आमदनी बढ़ानी थी। तो इसमें कर्मकांडों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। और वो समय आ गया उत्तर वैदिक काल में कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ मानते थे और क्षत्रिय जो थे वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संघर्ष दौर शुरू हुआ, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ, और जहाँ पर यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। फिर देखिए, जहाँ हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में कि प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था, यानी कि किला तोड़ने वाला देवता। और उनके लिए टोटल 250 श्लोक का उसमें गायन किया गया था, उपयोग किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें ऋग्वैद यानी उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में आकर इनके जो देवता थे, प्रमुख देवता, उनमें चेंजिंग हो गई। ये कौन बन गए? तो ये बन गए प्रजापति। प्रजापति बन गए प्रमुख देवता, और इन्हें सृजन का देवता कहा जाता था। सृजन यानी उत्पत्ति, सृजन का मतलब ही उत्पत्ति होता है। तो प्रमुख देवता प्रजापति थे, जिन्हें की सृजन का देवता कहा गया। फिर अगर बात करें तो हमने पिछले में भी देखा था कि कौन कौन से देवता किस किस चीज़ के देवता माने जाते थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं, तो इसीलिए हमने देखा था। आज हम देखते हैं, देखिए विष्णु, जहाँ पर ऋग्वैदिक काल में विष्णु का उतना ज़्यादा महत्व नहीं था, वहीं आकर उत्तर वैदिक काल में विष्णु जी का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया, और इसमें पोषक और रक्षक के देवता माने जाने लगे। विष्णु जी जो थे पोषक और देवता थे, रक्षक के। और फिर अगर पोषण की बात करें तो जहाँ ऋग्वैदिक काल में पोषण पशुओं के देवता, यानी ऋग्वैदिक काल में जो पूषण थे वो पशुओं के देवता थे, वो उत्तर वैदिक काल में आके किस चीज़ के देवता बन गए? तो शूद्रों के देवता। चौथा वर्ण जो शूद्र था तो वो शूद्रों के देवता पूषण बन गया। और अगर पशुओं के देवता की बात करें तो वो कौन बन गया? तो रुद्र। रुद्र पशुओं का देवता था। और वरुण जो थे वो जल के देवता थे। वरुण कौन थे? तो वो जल के देवता थे। आपने देखा इस तरह से कि यहाँ पे देवता किससे रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको ऋग्वैदिक काल का भी पढ़ना है और उत्तर वैदिक काल का भी पढ़ना है। फिर आपने देखा कि यहाँ पे यज्ञ का महत्व बढ़ गया, यानी कि यज्ञ बढ़ गया। तो अब राजाओं के द्वारा 3 प्रकार के विशेष तौर पे यज्ञ कराए जाने लगे। कौन कौन से यज्ञ? तो राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और
अश्वमेध यज्ञ। अब ये सारे यज्ञ क्यों कराए जाने लगे? तो राजपेय यज्ञ देखिए किस लिए राजसूय यज्ञ कराए जाते थे? तो ये कराए जाते थे प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, राजाओं के प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए ये यज्ञ कराए जाते थे, राजसूय यज्ञ, प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए। फिर अगर बात करें वाजपेय यज्ञ की, तो वाजपेय यज्ञ क्यों कराया जाता था? तो शक्ति प्रदर्शन के लिए कि कौन से राजा कितने अधिक शक्तिशाली हैं, इस चीज़ के प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था, तो शक्ति प्रदर्शन। फिर अगर बात करें अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ जो किया जाता था वो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। आपने अश्वमेध यज्ञ तो बहुत देखा भी होगा मूवीज सब में और पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो जो अश्वमेध यज्ञ होते थे उसमें क्या होते थे कि राजा यज्ञ करते थे और यज्ञ में एक सफ़ेद रंग का घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वो सब जगह घूमता था, और जिस भी सीमा में जिस भी राज्य में जाता था, अगर वो कोई अन्य राजा उस घोड़े को पकड़ता था तो राजा को उससे युद्ध करना पड़ता था, और जो जीतता था उसे वो साम्राज्य मिल जाता था। और उसमें क्या होता था कि अगर कोई शक्तिशाली राजा अपने घोड़े को छोड़ दिए ये करके और वो किसी कमज़ोर राजा के सीमा क्षेत्र से गुजरता है, तो उस समय कमज़ोर राजा सोचता है कि अगर हम इसे पकड़ेंगे तो हमें युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में तो हम जीतेंगे नहीं, तो इसीलिए क्या होता है कि वो उस घोड़े को जाने देता, और जब घोड़े को जाने दिया जाता था तो वो सीमा क्षेत्र क्या बन जाता था? तो वो एक तरह से सामंत बन जाता था, एक तरह से सामंत बन जाता था, और जो शक्तिशाली राजा होता था जिसका घोड़ा होता था वो अधिराज बन जाता था। इसका कहने का मतलब है कि एक तरह आपने सामंती व्यवस्था भी देखा होगा, तो उसमें क्या होता था कि जो छोटे राजा होते थे वो अपनी गद्दी पे तो बैठते थे पर पूरा शासन कौन चलाता था? तो जो बड़े राजा थे वो चलाते थे, और बदले में समय समय पर उस छोटे राजा को यानी सामंत को बहुत बड़े बड़े उपहार कर ये सब नियमित तौर पे बड़े राजा को देना होता था। तो इस तरह से सामंती व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। ये ज़्यादा आगे तब गया जब धीरे धीरे आप टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, जिस तरह से आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। तो ये एक तरह से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, और ये खासकर राज्याभिषेक के टाइम किया जाता था। जब नए नए राजाओं का राज्याभिषेक होता था तो उस समय ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे जब लगभग 600 बीसी के आसपास जब पहुंचा, जब वैदिक सभ्यता समाप्त होने वाले था, तो इस समय समाज में इतनी दयनीय अवस्था आ गई थी, इतना बेकार सब कुछ हो गया था कि अंत में उपनिषद में इसकी जो है अवहेलना की जाने लगी, वैदिक सभ्यता की अवहेलना की जाने लगी उपनिषदों में, और इसी सभ्यता को समाप्त करके एक अच्छी और नई सभ्यता लाने के लिए कई अन्य क्षेत्र बन गए। कह लीजिए कि आप कई अन्य सभ्यता बन गए, जैसे कि धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का फिर उदय हुआ। तो अब ये तो आपका आज वैदिक सभ्यता जो था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें आपने एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से देखा, समझा, और आप इसका एक अच्छा सा नोट्स ज़रूर बना ले, आपको बहुत काम देगा। मैंने जो भी क्लास लिए आपको दिए हैं आप शुरू से देखें, अगर नहीं देखा होगा तो, और अच्छा सा एक नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इसी सब से निकल के आएंगे जितना मैंने आपसे कहा था। और उसके अलावा अब हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण और बड़े टॉपिक, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले टॉपिक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दोनों अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। तो आज का चैप्टर तो ख़त्म हुआ। तो अगर अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।